नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। अभी तक जो हमारी इंटरव्यू की सीरीज चली है उसमें वैदिक अ, मंत्र या फिर वैदिक प्रश्न से संबंधित बहुत प्रश्न आपको बने हैं, तो आपको इस वीडियो में वैदिक प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में क्लास से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को प्राप्त होगा। और कहाँ पर आप गलती करते हैं क्लास में, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मतलब कि इंटरव्यूअर के लिए बहुत अच्छा रहेगा आप अगर ये बात को बताते हैं तो। और क्या ऐसी चीज है जिससे इंटरव्यूअर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, इनमें कुछ बात है, मुझे इनके बारे में समझना चाहिए। तो आइए इन्हीं सब टॉपिक को लेकर के हम आज बात करते हैं 27वें प्रश्न को लेकर के। तो सूक्त किसे कहते हैं, किसी एक ऋग्वैदिक सूक्त के बारे में बताइए। तो देखिए, सूक्त जो है, सूक्त की व्युत्पत्ति होती है सुष्ठुम उक्ति इति सूक्त। सुष्ठुम मतलब जो भली भांति कहा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। वेद में मंत्रों के समूहों को हम कहते हैं सूक्त। इसी प्रकार से उस सूक्त में या तो कोई एक देवता का सूक्त होता है या फिर किसी एक विषय पे आधारित सूक्त होता है या स्तुति होता है। ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त हैं। जैसे ऋग्वेद में है 2024 सूक्त। इस प्रकार से 10 मंडल है, तो उस प्रकार से इतना सूक्त है। और फिर उसके बाद में अध्याय हैं और मंत्र इत्यादि बहुत सारी चीजें। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए, एक अंतिम सूक्त आता है ऋग्वेद की, संज्ञान सूक्त। अब इसमें संज्ञान सूक्त में है क्या, संज्ञान सूक्त में अंतिम जो है ना, अंतिम में आप क्या व्यक्ति को क्या मैसेज देंगे, संगठन और एकता। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनानसी जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। अर्थात इस मैं एक शिक्षक के रूप में बच्चों से क्या कहेंगे, टीम वर्क और सबके साथ में चलने की जो एक मेंटेलिटी है, उसको आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यह सूक्त हमें क्या सिखाता है कि हमेशा प्रगति तभी संभव है, जो हमारी जो प्रगति होती है वो हमारी तभी संभव है जब हमारा विचार, हमारा संकल्प एक दिशा में। हमारा संकल्प और हमारा विचार क्या है, संस्कृति को आगे बढ़ाना। तो अगर आपका संकल्प इस प्रकार से है, तभी आपके विचार भी इसी प्रकार से होंगे और तभी संस्कृत भी प्रगति कर सकता है। तभी आप बच्चों को यह बता सकते हैं। और जब आप केवी में जाते हैं तो आपका जब आप पढ़ाते हैं तब आपका एक लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से उस छात्र को आगे बढ़ाना, उस छात्र को एक कर्तव्य नागरिक, एक ऐसे ऐसे नागरिक के रूप में समाज में प्रस्तुत करना जो एक बहुत अच्छी छवि को प्राप्त कर सके। इस प्रकार के आपके मन में संकल्प होना चाहिए, और ये संकल्प ही होता है केवी के हर विद्यालय में। यह संकल्प करके ही पढ़ाया जाता है। आगे हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य में प्राकृतिक मानवीकरण का दो उदाहरण बताइए। तो देखिए, संस्कृत कवि निर्जीव वस्तु को भी सजीव बनाने के बहुत सारे उदाहरण हैं, और कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे। जैसे दो उदाहरण है, तो एक तो अभिज्ञान शकुंतलम का। अभिज्ञान शकुंतलम में देखिए, जब शकुंतला पति ग्रह को जा रही होती है तो क्या होता है, एक तो मृग भी आंचल खींचता रहता है, तो वहां पर भी एक श्लोक है। और साथ ही साथ में एक, मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, एक श्लोक है जहां पर कण्व ऋषि उनसे कहते हैं, जो वृक्ष लोग होते हैं उनसे कहते हैं, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्माशु पीते सोया नादत्ते प्रिय मंडनापि भवत्यहम स्नेहे न या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सव से सह अयम सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वे अनुज्ञायत। अर्थात जो शकुंतला है वो क्या हो रही है, घर जा रही है। तो जब अ, वृक्ष है तो वृक्ष क्या जवाब देंगे, तो वहां पर बहुत अच्छे से कवि वर्णन करते हैं कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभियं वासबन्धुभिः परिभृत विरूथम कलम यथा प्रतिवचनी कृतमेभिरीदृशम। इस प्रकार से मतलब अपनी जो बातें हैं ना, वो तनु भी वास बंधु भी, जो कोकिल इत्यादि हैं, उन लोगों के बातों से कह रही कि ठीक है शकुंतला, बहुत अच्छे से जाइए। तो ये चीजें होती हैं। और आप देखेंगे वृक्ष जो होते हैं अपने पीले पत्तों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार से अपसृप्ते पांडुपत्राः मुंचत्युष्णीव लताः, इस प्रकार से भी आपको देखने को प्राप्त होता है। आगे हम बात करेंगे मेघदूत की। तो मेघदूत में जो कालिदास है, हालांकि कालिदास क्या करते हैं, मेघ को जो दूत बना करके भेजते हैं। हालांकि दूत किसको बनाना चाहिए, दूत संदेशार्थः पटु करण ही, मतलब एक पटु व्यक्ति होना चाहिए। परंतु कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, जो कामर्थ में उसमें कुछ चेतन मतलब कि प्रकृति में चेतना है या नहीं है इसका ध्यान नहीं रहता है। फिर भी
सलाह क्या देते हैं, मेघ को क्या सलाह देते हैं कि जो चेतन प्राणी है की तरह मार्ग की नदियां और पर्वतों का आनंद लेने के लिए कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, शायद खिन्नम खिन्नम शिखर इशु करके है, तो इस प्रकार से कहते हैं। उदाहरण से ये हमें दर्शाया जाता है कि किस प्रकार संस्कृत, जो भारतीय संस्कृति है, वो प्रकृति के साथ में कितना गहरा संबंध रखता है। आगे हम बात करते हैं भाष के नाटक की भाषा और कालिदास के नाटक की भाषा किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए, भाष, महाकवि भाष जो थे वो सरल और सुबोध और ओजपूर्ण व्यक्ति थे। छोटे छोटे कोटेशन में और तीव्र, मतलब बहुत जल्दी स्टेज पे प्रभावशाली होता था। साथ ही साथ में यहाँ पर कृत्रिमता जो थी वो कम थी, मतलब दिखावटीपन जो था ना वो कम था, और आपका जो स्वभाव है वही स्वभाव हमें नाटक में देखने को प्राप्त होता था। परंतु कालिदास के जो नाटक है उसमें क्या है, भाषा ललित और कोमलता के साथ में अलंकार, बहुत अधिक अलंकार का वर्णन आपको प्राप्त होता है। अगर आप सरल शब्दों में कहें तो भास के जो नाटक हैं वो अभिनय प्रधान है, और कालिदास के जो नाटक हैं वो काव्य प्रधान है। इन दोनों के अंतर आप छात्रों को नाटक मंचन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। आगे हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में, इसके व्युत्पत्ति क्या है। तो उपनिषद क्या शब्द से बनता है, तो उप नी अश धातु से, उप उपसर्ग और उप और नी अश धातु से। तो देखिए, उप का मतलब क्या होता है, समीप, नी का मतलब निष्ठापूर्वक, शद मतलब बैठना। इन तीनों का जो महत्व होता है कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर रहस्यमयी विद्या का ग्रहण करना। अब उपनिषद जो है यह है क्या, उपनिषद वह विद्या है जो अज्ञान को नष्ट करता है और परम सत्य की तरफ हमें लेकर के जाता है। इसको हम वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेदों का यह अंतिम भाग है। उसी प्रकार से ज्ञान का इसमें सार है। छात्र को आप यह समझा सकते हैं कि जो उपनिषद है हमारा, केवल और केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमें सेल्फ जो होता है ना कि हम क्या है, अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और सबसे बड़ी बात कि आप क्या हो, जो सबसे जो महत्वपूर्ण में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित मां कृधा कस्य सिद्धनम। मतलब आप क्या हो, आपको क्या ग्रहण करना चाहिए, ईश्वर कौन है, इन सब चीजों के बारे में जो कहते हैं ना, तो उसकी एक बहुत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हमें उपनिषद बताती है। आगे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्लास ओरिएंटेड है, कि यदि कक्षा में दो छात्र संस्कृत की पुस्तक को लेकर के लड़ रहे हैं तो आप कैसे शांत करेंगे। तो देखिए, पहला स्थिति में मेरा मेरा जो मैं अपना बताता हूँ कि सबसे पहले तो हम इस बात को करेंगे कि उद्देश्य उनका क्या है, पुस्तक है किसका। यदि पुस्तक दोनों लोगों का है, हालांकि दोनों लोगों का तो नहीं होता है, फिर भी अगर मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन का है, इन दोनों लोगों के लिए दिया गया था और उसमें लड़ रहे, तो वहां पर हम पहले तो इस प्रकार से करते हैं कि दोनों लोगों को अलग अलग बिठा दें, आप किसी और से पढ़ लीजिए, आप किसी और से पढ़ लीजिए। उसके बाद वहां पर डांटना नहीं होता है, या आप नहीं डांट सकते, डांटना ही नहीं चाहिए, कभी भी बच्चों को डांटना नहीं ही चाहिए, डांट नहीं सकते मतलब हटाना ही चाहिए। जब आपकी क्लास चल रही होती है, बीच क्लास में जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर बोलना चाहिए, जब बहुत अच्छे से, वहां पर आप ये श्लोक कह सकते हैं, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। मतलब विद्या जो होती है वो हमारी बांटने की वस्तु है, लड़ने की वस्तु नहीं है। साथ ही साथ में सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम, मतलब आप इस प्रकार से क्या करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, और अर्थ बताने के बाद में बच्चों से प्रश्न पूछें कि क्या विद्या में हमें लड़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो विद्या किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, तो मित्रवत व्यवहार करके ग्रहण करना है। तो चलिए, राम और कृष्ण खड़े हो जाइए, और फिर उन दोनों की उसी समय कक्षा के सामने में ही क्या करवाएंगे, मित्रता करवा दीजिए। और ये जो मित्रता होगी ना, जीवन पर्यंत उन दोनों के बीच में रहेगी। और फिर उसके बाद में बिठाइए और फिर कहिए कि अब पढ़िए दोनों लोग एक साथ, और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग पढ़ते हैं। और साथ ही साथ में आप बहुत और भी अलग स्टाइल, मतलब ये मैं आपको सिचुएशन टेक्निक के हिसाब से बता रहा हूँ, और साथ में इसमें आप परोपकार के बारे में और आपके अंदर में जो शेयरिंग होता है किस प्रकार से आप बता सकते हैं, तो ये चीजें महत्व रखती है। आगे आप एक स्लो लर्नर छात्र है, तो उसको आप संधि कैसे समझाएंगे, इसमें आप क्या रणनीति हो सकती है। तो देखिए, जो स्लो लर्नर छात्र है उनको आप विश्लेषण, मतलब कि विजुअल जो होते हैं उसके माध्यम से समझाना, मेथड जो होता है उसके माध्यम से समझाना पसंद करेंगे। कैसे, देखिए, नियम डायरेक्टली नहीं समझाना होता है, आगम आगमन विधि होता है और निगमन विधि होता है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपका सारे बच्चे स्लो लर्नर है
मतलब धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है। इसीलिए सबसे पहले आगमन विधि का प्रयोग करना है। पहले अ और आ, उसमें भी आप अलग अलग चौक्स का प्रयोग कर सकते हैं, मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर, ब्लू, जो भी आपको लगे, जो वहां पर उपलब्ध हो, रेड। तो ये सारी चीजें होती है, तो उसमें अ लिख दीजिए। उसमें आप फिर उसके बाद होने के बाद में कुछ रेलगाड़ी से जुड़ी हुई, तो रेलगाड़ी धीरे से इधर से चलती है, होते हुए जब क्या बोलते हैं गुफा में घुस रही है और बाहर जब निकल रही है तो आ बन जा रही है। इस प्रकार से जब आप छोटी छोटी चीजों से जब बच्चों को बताते हैं ना, तो उससे क्या होगा, और जो उनके जीवन में उपयोग होता है, जो उनके रोज वर्क लाइफ, डेली वर्क लाइफ जो होती है ना, उसमें जो वर्ड्स उपयोग होते हैं उसको आप यूज करके जब आप संधि वगैरह पढ़ाते हैं, समास वगैरह पढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छा अ, यह कार्य करेगा। साथ ही साथ में इसमें बहुत ज्यादा ध्यान ये देना होता है कि आप ना एक दिन में जा करके सब कुछ समझा देंगे तो बहुत गलत सोचते हैं आप। इसमें धैर्य और निरंतर प्रोत्साहन की जरूरत होती है। जब बच्चा अगर वो और प्लस करके अगर बच्चा आ भी बोल दे ना, तो भी हमें क्या, अगर हमें पता है कि बच्चा स्लो लर्नर है, हमें उस बच्चे को खड़ा करके सबके सामने में क्लैपिंग करवानी है। जितना प्रोत्साहन देते हैं ना, उसके उससे क्या होगा, छात्र के मन में एक जो आत्मविश्वास होता है ना, वो बहुत बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरे छात्र भी इससे प्रेरित होते हैं। साथ ही साथ में यदि आपको लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाया जाएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। जब भी आपको शिक्षक तो आप वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल ई लाइब्रेरी, वहां पर क्यूआर कोड्स, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे वेबसाइट है जहां पर आप क्यूआर कोड्स बना सकते हैं। और क्यूआर कोड बना करके एक फोटो कॉपी लगता है, उसमें कम से कम 15-20 क्यूआर कोड्स रख करके, पेस्ट करके, और एक ही साथ में सबको मिक्सअप कर दीजिए, और मिक्सअप करके एक प्रिंट आउट लगा दीजिए। बच्चे आएंगे, उसको खुद से भी सेल्फ करके मतलब कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो चीजें। दूसरी बात, संस्कृत पत्रिकाएं, अगर आप लिख करके देंगे कि हमें संस्कृत पत्रिका की जरूरत है, तो बिल्कुल संस्कृत भारती से भी, और अन्य संस्थान है जैसे बाल पत्रिका होती है, चंदा मामा की संस्कृत वर्जन जो है, उसको आप मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ में एक बहुत कॉमन बात ये होती है कि हमें ना वीक ऑफ द बुक करना होता है, मतलब बुक ऑफ द वीक, इस प्रकार से करना होता है। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक कोई ऐसा पुस्तक जो अच्छा पुस्तक, और आपको लगे कि इसको ये आपके लाइब्रेरी में लगभग 15-20 हैं, तो उसको क्या कर दीजिए, बुक ऑफ द वीक बना दीजिए। अब जब सामने उसको रख देंगे ना, और ये लिखवा देंगे कि बुक ऑफ द वीक है, तो बच्चे आएंगे, और जब वो देखेंगे बुक ऑफ, भले सारे संस्कृत के सब्जेक्ट्स या संस्कृत के पुस्तक को ना पढ़े, परंतु अगर बुक ऑफ द वीक को एक बार सप्ताह में 5 बच्चे आते हैं, 7 बच्चे आते हैं, 10 बच्चे आते हैं, हालांकि बच्चे सारे लगभग लोग आते हैं, 200-300 बच्चे आएंगे, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जाएगा, देखेगा बुक को, और 2-4 बार तो पढ़ेगा। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे ना आपके भी क्लासरूम में और यहाँ जो कंबाइन होता है ना लाइब्रेरी, दोनों में बहुत अच्छे समझ में आता है। और संस्कृत जो होता है ये एक मनोरंजन के रूप में आगे दिखता है। साथ ही साथ में यदि बच्चा वार्षिक परीक्षा में कम अंक लाता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, वार्षिक में जब भी आपके बच्चे के कम अंक आते हैं, तो आप ना सबसे पहले तो ये आपका फीडबैक होता है कि आपको सेल्फ चिंतन करना होता है, क्या कि मैंने कहाँ गलत किया, मतलब मेरे से कहाँ गलती हुई है, व्याकरण में गलती हुई है, अनुवाद में गलती हुई है, साहित्य में गलती हुई है, हर एक तरह से आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें ना आप एक्टिव बेस्ड लर्निंग बहुत ज्यादा बनाइए। फिर उसके बाद में कठिन जो शब्द हैं उसको छोटे छोटे वीडियोस में कन्वर्ट करिए, वीडियोस को अपलोड करिए, और इसके साथ में छात्र को भी बताइए कि बाबू वहां पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। और इससे आप ना छात्र से फीडबैक लीजिए। जो भी छात्र अगर आपको लगता है कि मैंने कम पढ़ाया है, तो छात्रों से फीडबैक लीजिए कि आप अभी और क्या चाहते हैं, मेरे मेरे तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कैसे आप समझ सकते हैं, उनसे आप बातचीत करिए। तो कहीं ना कहीं आप जितना मास्टर प्लान, मतलब कि बैठ करके लेसन प्लान बनाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा छात्र यह समझाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, वो कैसे बनना चाहते हैं। और इससे क्या होगा, इससे और सरल, लचीला, और छात्र जो मतलब कि स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है ना, सेंटर होता है ना, वो चीजें हमें बनती है, और वो हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से आप छात्रों को बहुत ही अच्छा बदलाव कर सकते हैं। तो ये रही कुछ ऐसे प्रश्न जो आने वाले आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछे जाए, परंतु हाँ, उत्तर में जरूर बहुत सारे हेल्प आपको देखने को प्राप्त होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें,